हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। जिन ममालिक से हम जमहूरियत की बातें सीखते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, वहाँ एक FD होती है, फेडरल ड्रग अथॉरिटी। वो उसका मकसद होता है कि वो फेडरल होती है, वो पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में वो एक होती है अप्रूवल अथॉरिटी। कहती है ये ठीक है, ये हमने WHO से अप्रूव्ड होती है। ये नहीं होता कि किसी गली मोहल्ले में अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी। पाकिस्तान की डेवोल्यूशन बड़ी अजीम डेवोल्यूशन है, जिसके बाद जिस चीज़ पे हाथ रखो कहते हैं तो डिवॉल्व हो गई। प्रोविंस कहता है कि हमें सही से डिवॉल्व नहीं की गई, फेडरल कहता है हमने तो हाथ धोए झाड़े, जो मिनिस्टर्स थे वो खा पी के अल्लाह कर हमें 4-4.5 साल गुजार के वो एक अशाइया लेके घर चले गए और डिवॉल्व करके अब वो बरी जमा हो गए। ज़ईम साहब, आपकी मैंने बात काटी थी, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा। ये चलें, मामला अपनी जगह है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आना है, वो सब कुछ होना है, लेकिन इन तमाम आपकी जो सियासी कारकर्दगी है कलेक्टिवली इस हाउस की, उसमें जितना नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हुआ है, उसके बाद आप समझते हैं कि आपकी कोई ग्राउंड या फुटिंग है किसी और जमात को कहना कि तुम बाहर हो तो बात ना करो? नंबर 1। नंबर 2, असेंबलियों में जो आप 2 दिन से, सर मैं इकट्ठा मैं इकट्ठा आपको सवाल करता हूँ, और साथ में जो असेंबलियों में इस वक्त आप कर रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब जो बातें कर रहे हैं या बाकी, मतलब वो क्या है सर? मतलब किस किस्म के जवाब आते हैं? उधर से बसरा साहब जवाब दे रहे हैं, उधर से वो, और मतलब गालम गलोच पे आप लोग उतर आए। नहीं, गालम गलोच पे जो है मैं तो इसको बिल्कुल इसको वाउच नहीं करूंगा जी। मैंने वहाँ पे भी कहा और टीवी पे भी कहूँगा और हर जगह कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ और शुरुआत का तयन बहरहाल हो जाएगा। स्पीकर साहब की ड्यूटी लग चुकी है कि वो उन्होंने खुद ऑन किया है कि क्या हुआ। बहरहाल दोनों तरफ से जो भी बात की गई है मैं उसको आई वुड नॉट सपोर्ट इट, और मैं नहीं कहूँगा कि ये ठीक हुआ, बिल्कुल गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। बसरा साहब को भी अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ख्याल करना चाहिए था और राणा साहब को भी बसरा साहब के बेटे के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। मैंने फ्लोर पे भी कहा और फिर कहूँगा। जहाँ तक ताल्लुक है आपस की गुफ्तगू का, तो यकीनन पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में जो कुछ होता है वो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ गुफ्तगू तक बात रहती है। अर्ज सिर्फ ये है कि इसको प्रोडक्टिव होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ प्रोडक्टिव होना चाहिए, और ये स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोगों को अब कम से कम इतनी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए कि हम कम से कम इश्यूज को डिस्कस करते हैं। साहब मैं आपको अगर इजाजत है मैं एक बात करना चाहूंगा, गालियां देकर जी उससे डेविएट ना करें। ज़ईम साहब, साउथ कोरिया में तो लोग कुर्सियां मार के एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं, लेकिन साउथ कोरिया का आपने हाल देखा है? पाकिस्तान में आप लोग इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि कौन बड़ा चोर है। नहीं, हम तो अभी इमर्जिंग डेमोक्रेसी है ना इस मुल्क में। अच्छा, इमर्जिंग डेमोक्रेसी में लूट मचती है? नहीं, लूट नहीं मचती। लेट द डस्ट सेटल डाउन, उसको टाइम दें। 65 बरस में से मैं तो कहूंगा 65 बरस ही इक्तदार जो था वो कहीं और था। मैं तो लोगों में मैच्योर ज़ईम साहब से अगर मैं से आता हूं, फरजान आपकी तरफ आता हूं। अशरफ साहब उन्होंने देखें, इनको जरा जल्दी है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, लेट द डस्ट सेटल डाउन। तमाम इदारों को अपने अपने अहाता करने दें अख्तियारात का। तमाम इदारों को अपनी अपनी एम्बिट में जाने दें। इसके लिए ये कोशिश करनी पड़ेगी, ये मुश्किल कोशिश है। आप सही फरमा रहे हैं, अपना टाइम पे लोग कोशिश कर रहे हैं। ज़ईम साहब आप सही फरमा रहे हैं कि चीज़ें टाइम पर चलें, लेकिन अशरफ साहब जैसे उन्होंने ज़ईम साहब ने फरमाया, आप भी कहते हैं कि जल्दी ना करो, वक्त दो इस डेमोक्रेसी का। ये बात उन 125 लोग जो यहाँ कराची में 600-700 घरों में टारगेट किलिंग, कभी ट्रेनों में, कभी हादसों में जो लोग मर गए, शहीद हो गए, उनके घर वालों को भी आपने फ़ोन करके कहा कि डेमोक्रेसी को थोड़ा वक्त दो, हम आपस में ज़रा मामले इवॉल्व कर रहे हैं, 1-2 इलेक्शन होने दो? अशरफ साहब आपको आवाज़ आई मेरी? जी, आप क्या कह रहे हैं फैसल? अब आई आपकी आवाज़। जी, मैंने अर्ज़ ये की जनाब आली कि जैसा अभी ज़ईम साहब ने फरमाया और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि जल्दी ना करो, डेमोक्रेसी है, इसको वक्त दो, पनपने दो, जमहूरियत का तसलसल चलता रहे, कोई गैर आइनी काम ना हो, अपने इलेक्शनों को इवॉल्व होने दो। ये बातें कभी आप लोगों ने, वो जो माशाल्लाह आपके वज़रा वगैरह होते हैं लैंड क्रूज़र्स में, मर्सिडीज़ में, कभी उनके घर जाके जो 125 लोग अभी लाहौर में शहीद हो गए या दूसरे हादसों में, कराची में 500-700-800 बंदा टारगेट किलिंग में शहीद हो गया, कभी इनके घर जाके आपने बात को समझाई कि जमहूरियत का तसलसल, आइन की पासदारी, गैर आइनी कोई बात, ये सारी बातें कभी आपने समझाई उनको? इससे बेहतर इक़्तिदार का तरीका बता देना जनाब फैसल। जी फैसल, ये जमहूरियत है, आमरीत नहीं है कि रातों रात में आएगी और जजों को हलफ उठाएगी और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव हलफ उठा के आइन को इधर उधर करके बैठ जाएंगे और ब्रिगेडियर्स को डिस्ट्रिक्ट में लगा देंगे
और बंदों को पकड़ के अंदर दे देंगे, जिसको चाहेंगे करप्ट कह देंगे, जिसको चाहेंगे मुकद्दस बना देंगे, जिसको चाहेंगे अचकन पहन। ये एक प्रोसेस है और इतनी बड़ी जो तब्दीली और एक मुस्बत तब्दीली आनी है वो एक अमल के नतीजे में आ सकती है, छाननी लगने के नतीजे में आ सकती है। ये आप देखें कि इसके बावजूद कि सारी सियासी जमातें हुकूमतों में मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि उस तरह डिलीवर नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन लोगों ने खुद सब्र किया हुआ है। लोग कहते हैं कि हम वक्त पे वोट डालेंगे, हम 5 साल पूरे इनको देखेंगे ये हमारे लिए क्या करते हैं। और आप यकीन कौन से लोग हैं? और फैसला आप देखना, आपने इतनी लंबी बात की, मुझे नहीं करने। अच्छा फरमाइए फरमाइए। और देखें मैं आपसे अर्ज करूं कि अगले इंतखाबात साल में हो 6 महीने में हो, इन मुंतखब नुमाइंदों ने अवाम के पास जाना है, उनके पास जाना है। और अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और हमने उनके दुखों में शेयर नहीं किया, हमने उनकी तकलीफ को महसूस नहीं किया, तो हमें मुंतखब नहीं करेंगे। कोड़े उन्होंने हमें नहीं मारने, लोगों ने हमें कान नहीं पकड़वाने, हमें असेंबली से उठा के बाहर फेंक देंगे। आप 200 साल के बाद 200 साल के बाद कहीं जाके दुनिया की मुहज्जब कौमों ने तरक्की की है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज है, हम इसको इस पीरियड को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई मार्शल्ला का सरबराह आ जाए, कोई आउटसाइडर वज़ीर आज़म निगरान आ जाए और वो आगे एक तरह से फिर इस सारी कोशिश को, और आप देखें इस वक्त की जो सियासी क़यादत है पाकिस्तान की, मियां नवाज शरीफ समेत साहब, सब चाहते हैं कि इस प्रोसेस को चलने दें। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें हमारी गलतियों की कंपनसेशन करनी है, वो गलतियां कर रहे हैं तो हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि इसके अलावा क्या हल है, क्या तरीका है कि आप मुतमिन हो जाएं कि लोगों के दुखों को हम शेयर नहीं कर रहे। अशरफ साहब मैं एक छोटी सी बात कह लूँ फिर मैं नकवी साहब की तरफ चलूँगा। आज आपकी इत्तेहादी, सबसे मेन इत्तेहादी MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया है कि हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और अवाम अपना टेररिज्म के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ खुद कर ले। ये आपके बारे में उन्होंने फरमाया है। जी जी जी, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं फरमाया, ये हमेशा वो इसी तरह फरमाते हैं। और ये फरमाने से पहले वो एक दफ़ा फिर हुकूमत से अलग हो जाते और कहते हैं कि हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। तो मैं उनकी बात को वजन देता, हुकूमतों का इत्तेहादी हो के वजारतों में बैठ के। आप ये फरमा रहे हैं कि इस बात में वजन नहीं है, इस बार हमेशा की तरह इस दफे भी उनकी इस बात में वजन नहीं है कि आप हुकूमत के साथ बैठे हुए हो और कहते हो कि हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। आप एक दफा फिर डिजाइन करो, हम आपको मना के फिर पार्लियामेंट में ले आएंगे। ज़हीम साहब, अगर ये ज़हीम साहब आपको, ज़हीम साहब क्या लग रहा है आपको, इत्तेहाद में कोई कमजोरी लग रही है ज़हीम साहब? देखिए जी, ये तो इनका इत्तेहाद है, ये बेहतर जाने। और हमजा अपना, लेकिन इनकी बात सही है, इनकी मेरे भाई इनकी बात सही लग रही है। ये तो इसके सही या गलत होने का फैसला भी जो है वो इन्होंने ही करना है, बिकॉज वो इनके इत्तेहादी हैं और इन्होंने ही उनको लेके साथ चलना है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात है तो वो यकीनन ये बेहतर समझते हैं या वो बेहतर समझते हैं। मैं इस पे कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ओके नकवी साहब, उन्होंने फरमाया कि आवाम भी सब्र कर रही है कि ये पूरा प्रोसेस चले, हम वक्त पे ही वोट डालें। साहब ये तो इन्होंने तो हमें डरा दिया, जो रही सही जान थी वो भी निकाल दी। ये कहते हैं कि 200 साल लगेंगे हालात तब्दील होने में। शायद इन्होंने कोरिया की मिसाल नहीं देखी। मेरे भाई कोरिया की मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला। जब आप बोले, आपने 200 साल वाली बात नहीं की इमर्ज करने के लिए डेमोक्रेसीज की, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तारीख पढ़ लीजिए। मैं जाहिल आदमी हूं, आपने कहा नाजिम के काबिल नहीं हूं। कोरिया जो है, जो 1960 में पाकिस्तान का मॉडल कॉपी करने आया था, आज उसकी पर कैपिटा इनकम $40,000 से ऊपर चली गई है। चाइना जो हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था, उसके बैंक अकाउंट में $150 ट्रिलियन का जो है सरप्लस है। हमारे बाद मलेशिया जो था उसके हालात देख लीजिए। पता नहीं उनके लीडरान के पास कौन सा जादू का चिराग था कि वहां इमर्जिंग डेमोक्रेसी। यहां आप कहेंगे कि जनाब अली फौजियों ने 32 साल हुकूमत की माना। मुझे ये बता दीजिए कि 4 साल जमहूरियत रहने से जो सोशल इंडिकेटर्स आपको मिले थे 4 साल पहले, आज उनमें से किन किन सोशल इंडिकेटर्स में बेहतरी हुई है। अगर एयरलाइंस का हाल देखें तो आप कह दीजिए कि जी PIA बेहतर हो गई, उधर तो फौज का कोई दखल नहीं था। वो कहते हैं जी और ख़राब हो गई। स्टील मिल जो फ़ायदे में थी आज खसारे में चली गई। अगर ये सब समर हैं इस जाली जमहूरियत के जो आप लेके आए हैं, तो लोगों को बस ये दुआ करते हैं कि काश असली जमहूरियत आ जाए। ये NRO ज़दा जमहूरियत बड़ी ख़तरनाक है, इसलिए कि फ़ौज ने कॉम्प्रोमाइज़ करके चोरों के हाथ भेज दिया पाकिस्तान को।
जी अशरफ साहब क्या फरमाएंगे? ये जो आपने फरमाया, जो बात मैं चौंका हुआ, आपने कहा कि लोग सब्र कर रहे हैं। जी फैसल, देखो मैं आपको, मुझे फरदौस की इस गुफ्तगू पे सख्त एतराज है जी कि वो जमहूरियत, वो इंतखाब जिसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया और इन्होंने सियासी गलती की, उस जमहूरियत को ये जाली कहें। ये देखें, इनकी ये सियासी कमजरफी है, ये इनकी सियासी कम इल्मी है कि खुद इन्होंने सियासी गलती की, पार्लियामेंट के अंदर ये आपकी और आप मुंतखब नुमाइंदों को आप जाली जमहूरियत कह रहे हैं। आपकी नाकामियों पे तो PMLN जो आपके दाएं जाने बैठे हैं वो भी बिलबिला रहे हैं। फैसल, मैं कहता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं और अब हमसे अगर सही ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम किसी दूसरी सियासी जमात को मौका देंगे। हम डॉक्टर की जगह किसी कसाई को लाके नहीं बिठा सकते कि आप ऑपरेशन कर लो। यही जमहूरियत है कि अगर हम डिलीवर नहीं कर रहे तो जो लोग इस वक्त असम्बलियों में नहीं है वो आगे डिलीवर कर लें। आप कब इनको रोकते हैं? साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये सर्जन थे, इन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी महारत से ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ गलतियां हो गई, तो अब नया सर्जन आएगा? आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए जी, आएगा तो सर्जन ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी सर्जरी के बारे में क्या कहेंगे? सर्जन की जगह सर्जन भी आएगा, सर्जन ही आएगा। लेकिन इन्होंने जो सर्जरी की उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात जी सही साहब, अर्ज ये है कि गलतियां यकीनन हुई हैं। उसमें जब हम बात करते हैं इनकॉम्पिटेंस की, वो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आई। गलतियां बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं, गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं, लेकिन उन तमाम गलतियों के बावजूद मैं इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकता कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जाली कह दिया जाए या डिसरप्ट कर दिया जाए। ज़हीम साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, वो फिरदौस साहब ने कहती है उनसे बात। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस महारत से और जिस पेशेवराना सलाहियत के साथ इन्होंने सर्जरी की है पाकिस्तान के साथ, आप उसको समझते हैं कि कोई कसाई वाला काम था या माहिर सर्जन वाला काम था? गलती तो हो जाती है। बहरहाल थी वो सर्जरी, क्योंकि वो सर्जन थे, लेकिन अर्थ सिर्फ ये है कि सर्जरी करने का तरीका यह था कि निकालना गुर्दा था और निकाल दी आंत। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो जनाब आली, अब मुझे हंसी आ रही है, आप कह रहे थे बड़े माहिर सर्जन, लेकिन गुर्दे के चक्कर में आंख निकाल दी, वो सही है और आवाम सब्र करे। मैं उसको प्रूव कर देता हूँ ना। वो आखिरी दिनों में सर्जन जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका हाथ काम जाता है, वो बाइल डक्ट काट देता है, बड़ी मुसीबत हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन लेट्स बी सीरियस, वो तो बड़े चाको चौबंद सर्जन। अच्छा सर, लेकिन वो जो मरीज बेचारा लेटा हुआ जिसकी आंखें निकाल दी, गुर्दे निकाल दिए, फेफड़े भी खा गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब हम तारीफ करते हैं ना इसकी, हम तारीफ करते हैं तो इनकॉम्पिटेंस, करप्ट और डिसऑनेस्ट क्यों कहते हैं? इनकॉम्पिटेंस को पहला चांस क्यों देते हैं? हम इनकॉम्पिटेंस इसलिए कहते हैं कि कुछ इश्यूज जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उसमें इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। एक, नंबर 1 ऑयल प्राइसेस बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है। नंबर 2, इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस इनकी इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है। ओके, मैं अर्ज कर दूं, अगर एक सेकंड राइट फरमाए तो क्लोजिंग नोट्स दे दीजिए, फिर मैं अशरफ साहब से भी क्लोजिंग नोट्स लेता हूं। ज़हीम साहब फरमाइए, जाते थे क्या कहेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक सर्कुलर डेट का मामला है। इस वक्त ये टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुके हैं जी। इस वक्त पर लेटर जो कौम को चार्ज किया जा रहा है वो अबाउट 44 रुपीज है। आउट ऑफ दिस 100, इफ यू माइनस 44 रुपीज तो 62 रुपए के करीब तेल की प्राइस आ जाती है। उससे ना सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाती है, आपकी एक्सपोर्ट्स वाइब्रेंट हो जाती है, आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स। मैं एक बात आपसे पूछना, नंबर 2, एनर्जी क्राइसिस में सर मैं एक सवाल जल्दी से, ज़हीम साहब, 23,000 मेगावाट की कैपेसिटी कौम के पास मेरा एक जल्दी से सवाल है, ये 2 अरब रुपए रोज का छाप रहे हैं, अगर ये हुकूमत 300 दिन और चली तो 600 अरब रुपया छाप देंगे। जी जी, और वो फिर वो जो इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाएगा, डिवैल्यूएशन, उसका अब वही बात मुशर्रफ साहब वाली कि वही रविश है। अगर ये डिवैल्यूएशन उस तरह अगर ना की जाती तो ये आप कवर कर लेते हैं 4 सालों में। सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुशर्रफ साहब की बात नहीं कर रहा हूं जनाब अली। ये 600 अरब रुपया जो छपेगा, जो इदारे बंद होंगे, तो आपकी जमहूरियत का तसलसल मुल्क को डिबो दे, वो खैर है। फिर भी खैर है। इन तमाम तिरेशा दवानियों के बावजूद जमहूरियत ही वो रास्ता है जिस पर चल के आप सलाम है आपको दुरुस्त कर सकते हैं। इससे बेहतर निजाम पूरी दुनिया में ना तो अभी तक इवॉल्व हो सका है,
ना उसकी तश्कील की जा सकती सही है। फरमाया। और पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं आपने कि सही ये बाहर फरमाया, के ज़हीर साहब। पे चल के आप चीजों को आगे लेके सही फरमाया अशरफ साहब। ये जिन जिन जमहूरियतों की बात आपके दोस्त कर रहे हैं और हमारे सबके मेहरबान हैं, ये जो जिन जमहूरियतों की बात कर रहे हैं वहाँ पे फेफड़े की जगह आंख नहीं निकाली जाती। तो ये आप अभी भी 600 अरब रुपया छाप देंगे, 2-4 इदारे डूब जाएंगे, टांगे हाथ पैर कट चुके होंगे, ये कौम बेचारी पड़ी होगी जिसमें ना जहाज़ होगा, ना रेल होगी, ना बंदरगाह होगी, ना बस होगी, ना ट्रक होगा, ना रिक्शा होगी, भूखी नंगी बिजली के बगैर अंधेरे में टुटपुंजी लटक रही होगी, और आप कहेंगे जमहूरियत के तसलसल का ये मज़ा है। फरमाइए, जाते आते क्या कहेंगे अशरफ साहब? जी फैसल, तो क्या करें फिर? फैसल मैं रास्ता भी बताएं फैसल। सर रास्ता ये है कि काम करें। जी ये ठीक है, ये इस पे बहस करें ना सर। आप काम करवाएं, गालम गलौज बंद करें, आप इनसे काम करवाइए। जी फरमाइए अशरफ साहब। मार दे भाई उनको, वो नहीं सुनते हमारी बात। हमने कहा आपके मजीद के अकाउंट से 5 करोड़ रुपया निकला। अब ज़हीम साहब जो बात आप मुझे कह रहे थे खुद भी अमल कर लें। जी अशरफ साहब फरमाइए। जी फैसल, मैं आपसे अर्ज करूं, मरीज का ऑपरेशन कसाई कर रहा था, परवेज मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क के अंदर जो लोगों के साथ किया हुआ था, और उसने अपनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो अमेरिकन के साथ एग्रीमेंट करके दुनिया की जंग को वो उनको छोड़िए सर, 4 साल हो गए, उनको छोड़े, माजी को छोड़े। छोड़िए फैसल, क्यों फैसल देखे मैं उसको क्यों छोड़ूं? आप देखिए फैसल में आपकी और उसमें फैसल नहीं आ रही, और फैसल देखे मैं आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप आज हमें कुछ का कुछ कह रहे हो, वो दिन आप क्यों भूल रहे हो जब आप कहते थे कि अगर इस हुकूमत ने दहशतगर्दी में कब्जा करके पाकिस्तान के वसाइल महफूज कर लिए, और अगर इस हुकूमत ने पाकिस्तान पे खुदकश हमले रोक लिए, फौजियों को खुदकश हमलों में मरने से बचा लिया और वसाइल बचा के पाकिस्तान को बचा लिया, तो ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी। जी और ड्रोन हमले 10 गुना हो गए। देखो मेरी बात सुनो फैसल, मेरी बात सुनो, ये जमहूरियत ही है, ये पार्लियामेंट ही है कि पार्लियामेंट ने कहा कि आप इसकी सप्लाई लाइन बंद करें, पार्लियामेंट ने कहा कि आप एयरबेस खाली करवाएं। सही बात है सर, क्या आप सही फरमा रहे हैं, ये जमहूरियत ही है जहां पे ड्रोन हमलों पे करारदाद आई और वो कचरे की पार्टी में गई। मेरी बात सुनिए फैसल, बात सुनिए मेरी, ये फौजियों के, ये आप जमहूरियत के मुतबादल में जो बात मैं तो नहीं कह रहा, नहीं अशरफ साहब आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं इनको ज़हीम साहब को कि आपसे काम करवाएं और आप काम करें, दूसरी आप फेफड़े काटने बंद करें। ये भी जमहूरियत का हिस्सा है, ये भी एक हुकूमत में मौजूद है, काम हम सब ने करना है, अकेले हमने नहीं करना। पंजाब के 60% लोगों के लिए काम इन्होंने ही करना है। पाकिस्तान मेरी बात सुनिए फैसल, पाकिस्तान के मैक्रो इश्यूज आइडेंटिफाई कर लें, उस पर प्रोग्राम कर लें, पता लग जाएगा किसने काम करना है और किसने काम और मैं आपको दादोशुमार के साथ ले आऊंगा। बड़ी सिंपल बात है, एनर्जी क्राइसिस पंजाब मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। ज़हीम साहब अशरफ साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लेके वक्त निकाला। फिरदौस साहब आप फरमाइए क्या कहेंगे? देखिए ये जमहूरियत तो जम गई। देखिए बात सारी है कि आज इतना अच्छा मौका इन दोनों हजरात ने दिया कि जब हम कहते हैं कि ये स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है और राइट और रॉन्ग की जंग है, आपने देखा कि दोनों हजरात एक दूसरे का किस तरह साथ दे रहे थे। असल में मिसाल ये है कि ये दोनों फौजी आमरीत 10 साल रही, ये सर्जन थे, उस वक्त भी 50-60 साल की उम्र हो गई थी, अब ये 70 साल के सर्जन थे, इनको लाइसेंस दोबारा नहीं मिल रहा, ये कसाई बन चुके हैं, और इन्हीं ने पाकिस्तान के साथ वो सर्जन के बजाय कसाई वाला काम किया है, और जो इनको मतलब भी लिया है ना, मुझे तो कई दफ़ा ये लगता है कि लोग जो है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज के मतलब ये ना समझने लगे कि डेमोक्रेसी आती है तो लोगों के साथ ये रिवेंज मिलता है। मैं बहुत खौफजदा हो गया हूँ इनकी बातें आज सुन सुन के कि जी 200 साल के अंदर हालात सही होंगे, इनके बस की बात नहीं है, जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत का मतलब यह होता है। उन्होंने नहीं कहा कि 200, उन्होंने कहा वहाँ 200 में सही हुए, यहाँ तो उन्होंने कहा कि 200 भाई में तो सही यहाँ कोई रोड मैप दिया है कि 3 साल में सही होंगे, 4 में होंगे, 5 में उन्होंने कहा कि वहाँ 200 में हो गए, यहाँ की गारंटी नहीं, यहाँ की कोई गारंटी 200 से ज्यादा भी हो सकते। थैंक यू सर, सर मैं बिल्कुल आई स्टैंड करेक्टेड सर, 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 साल से का तो हशर जो देख लिया है, उसके बाद यही है कि 200 से ज़्यादा ही लगेंगे। आप आई थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लेके आए। बहुत बरस पहले एक किताब मेरे हाथ लगी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, सरदार साहब मरहूम, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैं उनसे मिलने लाहौर गया, उन्होंने किताब लिखी थी, वो वाक़यात कलम बंद किए थे कि जो कि सन 47 में पार्टीशन के वक्त मुसलमानों ने सहे, जिनसे पाकिस्तान बना। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि सरदार साहब आपको दुख नहीं होता कि आपने इतनी मेहनत से पाकिस्तान बनाया और उस पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा? और ये बात मैं समझता हूँ आज से को 20 बरस पहले की है। वो हंसने लगे, कहते हैं कि बेटा
दुख तो होता है, लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान एक गाय है और ये दूध देती है, सबको पता है। लेकिन अब चंद लोगों को समझ में आ गया कि ये गाय गोश्त भी देती है, अब इसको काट के खाने के चक्कर में। ये 20 बरस पहले उन्होंने बात की थी मुझे, और आज मजाकन या तंजन जो बात हुई सर्जन कसाई वाली, लेकिन इसमें कुछ सदाकत है। इस गाय के ऊपर शायद वाकई गोश्त पे लालच हो गया है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।